आज की इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ के बारे में अहम मालूमात शेयर करेंगे कि कैसे बिजनेसमैन मुमलिकत सऊदी अरब में सरमायाकारी कर सकता है, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ उसे डील करती हैं और सरमायाकारी से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंसों, सेमिनारों की अंदरूनी और बैरूनी नुमाइशों और सरगर्मियों का इनकाद, तरतीब और इनमें शिरकत कैसे कर सकते हैं। मज़ीद ये कि हम आपको सऊदी अरब की जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के अरकान के बारे में मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ को देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ में ना सबसे पहले ना उन्होंने कुछ टर्म्स और एक्सप्रेशंस बताई हैं जिनके ना मीनिंग्स हम देख लेते हैं उसके बाद, ताकि हमारे लिए ना आगे लॉ जो है वो समझने में इजी हो जाता है। तो सबसे पहले है इसमें काउंसिल जहाँ पे भी है तो उसको ये सुप्रीम इकोनॉमिक काउंसिल को रेफर कर रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेफर कर रहा है। और जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को अथॉरिटी मेंशन किया गया है। और जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के जो गवर्नर है उसको एज अ गवर्नर मेंशन किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टर्स मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास सऊदी नेशनैलिटी ना हो, या ऐसी कंपनी जिसके पास पार्टनर्स जो हो वो सऊदी ना हो, जिनके कुछ पार्टनर्स हैं वो सऊदी ना हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कमोडिटी फर्म्स हैं। कमोडिटी फर्म्स ऐसी एंटरप्राइजेस हैं जो कि इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, या प्लांट्स होते हैं, या एनिमल स्टॉक्स होते हैं इनके पास। नेक्स्ट हमारे पास सर्विस फर्म्स है। सर्विस फर्म्स वो ऐसी जो कि सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्टिंग एंटरप्राइजेस होती हैं जो सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उनको कहते हैं। रेगुलेशंस के जो हम लॉ होता है हमारे पास, लॉ के रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए रेगुलेशन टर्म यूज किया गया है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लॉ में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल मीन के ऐसा कैश, सिक्योरिटीज या प्रॉफिट जो कैपिटल को इंक्रीज करे, और वो मशीनरी या मतलब उसमें मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, स्पेयर पार्ट्स, राइट्स, लाइसेंस सब आ जाता है। जो भी फॉरेनर्स की हैं वो फॉरेनर्स ओन करते हैं, वो सब फॉरेन कैपिटल में कंसिडर किया जाता है इस लॉ के अकॉर्डिंगली। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जैसे कोई किंगडम इन्वेस्ट करना चाहती है तो अथॉरिटी उसको फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट का लाइसेंस इशू करना होगा उसको। और ये लाइसेंस परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। ये दो टाइप के लाइसेंस होते हैं। फिर काउंसिल के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए वो एक्टिविटीज़ की लिस्ट बना दे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को अलाउड नहीं हो। और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है ज़्यादा एक्टिविटीज़ के लिए एक से ज़्यादा लाइसेंस भी ले सकते हैं, और रेगुलेशंस को जो भी मतलब नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर एक इन्वेस्टर है जो कि एक से ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए वो डिफरेंट लाइसेंस ले सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। हमारे पास आ जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइसेंस इस लॉ के अकॉर्डिंगली दो फॉर्म्स का हो सकता है। एक तो वो फॉर्म जो कि फर्म है जो कि नेशनल और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों ओन करते हो, और दूसरा वो फॉर्म है जो कि कम्प्लीटली फॉरेन इन्वेस्टर्स ओन करते हो। और ऐसी फर्म की जो लीगल फॉर्म होगी वो रेगुलेशन और डायरेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली डिटरमाइन की जाती है। फिर एंटरप्राइज जो इस लॉ के अकॉर्डिंगली लाइसेंस्ड है वो नेशनल एंटरप्राइज की तरह ही सारे बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स और गारंटीज को अवेल कर सकती है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स अमाउंट ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर उनको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस को सेटल करना हो प्रोजेक्ट के लिए। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि फॉरेन फर्म्स जो हैं जो लाइसेंस होंगी तब वो जब वो अपने फर्म्स के लिए रियल एस्टेट भी एक्वायर कर सकती हैं जितनी उनको फर्म के लिए ज़रूरत होगी, और रियल एस्टेट अपनी रेजिडेंसी के लिए भी ले सकती हैं और स्टाफ के लिए भी ले सकती हैं। और फॉरेन इन्वेस्टर्स और नॉन सऊदी स्टाफ किसी लाइसेंस फर्म से स्पॉन्सर्ड हो, और अथॉरिटी सारे इन्वेस्टर्स को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन और सेट सर्विसेज प्रोसीजर्स के साथ फैसिलिटेट करेगी ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट के से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो कंप्लीट कर सकें। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है
वो को इन्वेस्टिगेट की जा सकती है कोर्ट के जजमेंट के बगैर, और ना ही एक्सप्रोप्रिएट की जा सकती है पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए। अब कन्फेस्टिकेट और एक्सप्रोप्रिएट में ये डिफरेंस है। कन्फेस्टिकेट भी होता है कि जो गवर्नमेंट उसको बिजनेस को सीज कर दे, ठीक है। और एक्सप्रोप्रिएट ये होता है कि उस कंपनी को ओनर से लेके वो एज अ आप कह सकते हैं पब्लिक के लिए वो उनको पब्लिक को दे दी जाए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए वो गवर्नमेंट अपने लिए अपने पास ले ले। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि अथॉरिटी इन्वेस्टर के रिटर्न में इन वॉल्यूशन के बारे में डिटेल्स देगी और टाइम पीरियड भी मेंशन करेगी रेक्टिफिकेशन की कंडीशन में, कि अगर किसी इन्वेस्टर ने वॉल्यूशन की है और लॉ को उसको ठीक करने के लिए भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड करना होगा। लेकिन अगर जैसे रेक्टिफाई नहीं किया गया गिवन टाइम पीरियड में तो पेनल्टी होती है। उसमें ये होता है कि या तो उनको जो भी उनको बेनिफिट्स दिए गए हैं वो उनसे ले लिए जाएंगे, या तो उनको 500,000 रियाल तक उनको फाइन कर दिया जाएगा, या तो उनका लाइसेंस ही कैंसिल हो जाएगा। फिर ये कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सी पेनल्टी की जाए, और बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस से पहले पेनल्टी के लिए अपील भी की जा सकती है। बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस क्या है? बोर्ड ऑफ ग्रीवेंस एक इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल बॉडी है जो कि डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इस लॉ के अकॉर्डिंगली एप्लीकेबल टैक्स भी पे करेंगे, और फॉरेन इन्वेस्टर्स किंगडम के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो भी करेंगे, और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को भी फॉलो किया जाएगा। इस लॉ से पहले जो राइट्स मिले हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो भी मतलब जैसे अगर इस लॉ से पहले कोई मतलब राइट्स मिले हुए इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने से पहले, तो फॉरेन इन्वेस्टर से वो ले नहीं ऐसे नहीं हो सकते वो फॉरेन इन्वेस्टर से ले लिया जाए। और अगर हाँ ये होगा कि जो अब उसके बाद लॉ के बाद जो एक्टिविटीज़ वो फॉलो करेंगी तो वो कैपिटल जो होगा वो प्रॉपर गवर्न किया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का। फिर ये कि अथॉरिटी रेगुलेशन इशू कर देगी जो कि ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किया जाएगा और पब्लिकेशन डेट से इफेक्टिव भी हो जाएगा। ये कि पब्लिकेशन डे पे फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट लॉ जो कि रॉयल डिक्री नंबर M4 पे इशू किया गया था वो कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ ना लिस्ट होती हैं जो कि अथॉरिटी एक लिस्ट जो जनरेट करती है जो कि किसी भी हाल में फॉरेनर्स वो एक्टिविटीज़ नहीं कर सकती थी। उनकी लिस्ट है जो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम इंडस्ट्री सेक्टर में आ जाते हैं। सेक्टर में सबसे पहले ये है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की एक्सप्लोरेशन या एक्सकवेशन या प्रोडक्शन कोई भी ये नहीं हम कर सकते, लेकिन इसमें ना माइनिंग से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज है वो इंक्लूडेड नहीं है। वो माइनिंग से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि मिलिट्री यूनिफॉर्म्स इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती। और फिर आ जाता है थर्ड पे कि सिविल एक्सप्लोसिव्स जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकती। पास आ जाती है सर्विस सेक्टर में हमारे पास फर्स्ट है कि मिलिट्री सेक्टर के लिए कैटरिंग सर्विस नहीं हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ना इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी दे सकते हैं, ना इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मक्का मदीना में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं की जा सकती। हज और उम्रा की टूरिस्ट गाइडेंस सर्विस भी नहीं प्रोवाइड की जा सकती। रिक्रूटमेंट और एम्प्लॉयमेंट सर्विस भी नहीं दे सकते। रियल एस्टेट ब्रोकरेज सर्विस भी नहीं। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज जिसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड आ जाती है, जैसे कि मेडिकल रिटेल ट्रेड, प्राइवेट फार्मेसीज के लिए, लेकिन फ्रेंचाइजिंग सर्विसेज इंक्लूड नहीं है। और फॉरेन प्रॉपर्टी की परसेंटेज 49% से भी ना बढ़े और सफिशेंट हो के हर एरिया की एक कंडीशन को स्टिपुलेट कर सके। और मज़ीद जो आती हैं कि ऑडियो विजुअल सर्विसेज भी नहीं हम प्रोवाइड कर सकते जो फॉरेनर्स हैं। एजुकेशन सर्विसेज जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी और अडल्ट एजुकेशन सब आ जाती हैं। कम्युनिकेशन सर्विसेज आ जाती हैं। लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मिडवाइफ, नर्सेज, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल सर्विसेज जो भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। फिशन से रिलेटेड सर्विसेज जो है ब्लड बैंक, टॉक्सिक सेंटर्स और क्वारंटीन से रिलेटेड सब सर्विसेज हम ये नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द स्टैट्यूट ऑफ द जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। अब बात आती है कि स्टैट्यूट क्या होता है। स्टैट्यूट एक रिटन लॉ है जो कि लेजिस्लेटिव
कोई बॉडी के पास करती है, जिसके कुछ क्लॉज हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। उसमें आ जाता है कि सबसे पहले ना उनकी टर्म्स और एक्सप्रेशंस आ जाती हैं। उस जैसे मैंने पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सप्लेन किए थे, वैसे सेम ही है कि काउंसिल सुप्रीम इकोनॉमिक काउंसिल को रेफर कर रहा है, चेयरमैन सुप्रीम इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन को रेफर कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अथॉरिटी सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को कर रहा है, और सऊदी अरेबियन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के गवर्नर को गवर्नर के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और रेगुलेशन बाई सेम के रेगुलेशन इस स्टैट्यूट के रेगुलेशन को इम्प्लीमेंटेशन के तौर पे जहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा वहाँ पे ये रेगुलेशन वर्ड यूज़ किया जाएगा। फिर आता है कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाए। ऐसी अथॉरिटी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की तरह एक्ट करेगी, चेयरमैन के रेलिवेंट ही और उनका जो हेडक्वार्टर होगा वो रियाद में होगा। इस अथॉरिटी का मेन ऑब्जेक्टिव किंगडम में इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट अफेयर्स को मैनेज करना है, जिसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं। वो हैं कि लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में डेवलपमेंट की फील्ड में स्टेट की पॉलिसीज़ प्रोवाइड करें और ऑपरेशनल प्लान्स और प्रपोज करें और किंगडम में इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर को इम्प्रूव करने के लिए रूल बने। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फॉलो अप करने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को एस्टिमेट करने के लिए प्रोडक्ट रिपोर्ट को प्रिपेयर करें और रेगुलेशन रिपोर्ट के एलिमेंट्स को डिटरमाइन भी करें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि किंगडम में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज पे स्टडीज़ को प्रिपेयर करें, प्रमोट भी करें, कंसर्न गवर्नमेंटल बॉडी के साथ कोऑपरेट करें जिसमें अथॉरिटीज़ अपने टास्क परफॉर्म कर सके, जिससे जो अपनी ये ऐसी मतलब गवर्नमेंटल बॉडीज़ जो हैं जो इसी काम के लिए कर रही हैं, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में से कंसर्न्ड है, उनके साथ हम कोऑपरेट करें और जो यहाँ तक कि हमारी जो अथॉरिटी है वो इजीली अपना काम परफॉर्म कर सके। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार्स, इंटरनल एक्सटर्नल एग्जीबिशंस और एक्टिविटीज़ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी हैं सब उनको ऑर्गेनाइज करें, सेट करें और पार्टिसिपेट करें और डेटाबेस को डेवलप करें, स्टैटिस्टिकल सर्वेस को कंडक्ट करें ताकि अथॉरिटी अपने टास्क परफॉर्म कर सके और अथॉरिटी कोई रेगुलर टास्क असाइन भी कर सकती है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है सऊदी अरेबियन इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के वो किस तरह मतलब बनाए जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा उसमें गवर्नर, फिर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर का रिप्रेजेंटेटिव, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिप्रेजेंटेटिव, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का रिप्रेजेंटेटिव, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वाटर का रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल रिसोर्सेज का रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री इलेक्ट्रिसिटी का रिप्रेजेंटेटिव। नेक्स्ट हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मेंबर नेशनल इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग का रिप्रेजेंटेटिव, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड सोशल अफेयर्स का रिप्रेजेंटेटिव, सऊदी अरेबियन मॉनेटरी एजेंसी का रिप्रेजेंटेटिव और लास्ट पे गवर्नमेंट के प्रपोजल पर चेयरमैन के डिसीजन पे प्राइवेट सेक्टर पे 2 मेंबर्स अपॉइंट भी किए जाएंगे और गवर्नमेंटल बॉडीज़ के टोटल रिप्रेजेंटेटिव 14 से ज़्यादा ना हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और मेंबरशिप की टोटल ड्यूरेशन जो होगी वो टोटल 3 साल की होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि अथॉरिटी टारगेट्स का अचीव करने के लिए बोर्ड रिक्वायर्ड डिसीजन ले सकती है, जिसमें आ जाता है कि इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन के लिए डिसीजन लिए और अबॉलिश भी कर सकती है। फॉर इन्वेस्टमेंट्स के अलावा एक्टिविटीज़ की लिस्ट को प्रपोज करें, इंटरनल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव और अथॉरिटी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रेक्टिफाई करें। इस तरह की अथॉरिटी अपने टास्क खुद परफॉर्म कर सके। अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मॉनिटर और रिव्यू करे, ड्राफ्ट बजट, बैलेंस शीट और ऑडिटर रिपोर्ट और अथॉरिटी के एनुअल रिपोर्ट को काउंसिल में एज अ प्रिलिमिनरी स्टेप के तौर पे सबमिट करे लॉ की डिमांड पे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कमेटी के मेंबर्स फॉर्म करें ताकि अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रैक्टिस की जा सके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन के अकॉर्डिंगली। और गवर्नर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फॉर्म की गई जो कमेटी बनाई गई थी वो सारे मैटर्स को रिव्यू करके सबमिट करें। फिर लॉ के अमेंडमेंट्स को प्रपोज करें और बाकी लॉज को भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी है वो सब करें।
और अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिविजुअल्स को चार्ज असाइन करे ताकि हर तरह के एग्रीमेंट को और कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रेक्टिफाई किया जाए। फिर अथॉरिटी के बिजनेस और ऑपरेशनल पार्ट्स को अप्रूव करे, डोनेशन, गिफ्ट, ग्रांट्स, एंडोमेंट्स को एक्सेप्ट करे। फिर अथॉरिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो होना चाहिए और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लॉ के अकॉर्डिंगली और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। और गवर्नर इन कुछ टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें आ जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के प्रिपरेशन को सुपरवाइज करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में लिए गए जितने भी डिसीजन हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, अथॉरिटी की ड्राफ्ट बजट, ड्राफ्ट बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट को प्रिपेयर करे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सबमिट भी करे, अथॉरिटी के स्टाफ और क्लाइंट्स को मॉनिटर करे और सर्टिफाइड एनुअल बजट के अंडर अथॉरिटी के एक्सपेंसेस जितने भी आएंगे उनके रिगार्डिंग एक्शंस ले, वर्क अचीवमेंट और अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनुअल रिपोर्ट सबमिट कराए और अथॉरिटी के प्लान्स और स्कीम को प्रपोज करे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल पर इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करे, गवर्नमेंटल बॉडीज़ के सामने अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करे और गवर्नर जो है वो कुछ टास्क अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर को दूसरे ऑफिशियल्स इंचार्ज को असाइन करे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि इन्वेस्टर सर्विस सेंटर अथॉरिटी में इस्टेब्लिश किया जाए जिसमें गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हो जिसमें जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रिसिटी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नेशनल इकोनॉमी, ये सब आ जाते हैं। और ये होगा कि काउंसिल इन सब डिपार्टमेंट से में जितने भी चेंजेस होंगे वो खुद ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के प्रपोजल पे कर सकता है और ये सब डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को सुपरविजन के अंडर ऑपरेट करेंगे। थैंक यू। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 00971565499 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।